Hello everyone, very good evening to all of you. My name is Shubham Singh Hania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज मोटिवेशनल थ्योरीज एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू टॉक अबाउट पेपर टू कॉमर्स, वेदर यू टॉक अबाउट पेपर टू मैनेजमेंट, दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज मोटिवेशनल थ्योरीज। और मुझे लगता नहीं है कि आपको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है बिकॉज अभी एप्लीकेशंस नहीं खुली हैं, नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट यू ऑल हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूजीसी नेट एग्जाम फॉर जून 2023। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आपको बता देना चाहता हूं कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हमारे सेशंस होते हैं एट 5 PM वेयर बोथ मी एंड हदीज सर आर टेकिंग दीस सेशंस फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, पहले हम उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस ताकि आप इवैल्यूएट कर सकें दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक और नॉट, या आपने टॉपिक समझा या फिर नहीं। तो आज का टॉपिक है मोटिवेशन थ्योरी। शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है? लेट्स बिगिन। और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, डू नॉट वेट इन द वेरी एंड, ठीक है? आगे चलते हैं। सबसे पहले बेसिक मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? क्या है मोटिवेशन, किस चिड़िया का नाम, ठीक है? मोटिवेशन इज नथिंग बट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू मेक इंटेंस एंड पर्सिस्टेंट एफर्ट टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हो सकता है 1 साल पहले, 2 साल पहले, या कुछ लोगों ने 3-4 साल पहले भी एक ख्वाब देखा हो कि यार हम है ना किसी अच्छे से कॉलेज में, रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के वहां पे पढ़ाएं, ठीक है? स्टूडेंट्स को गाइड करें, स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करें। एंड इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन में मेहनत करी, फिर आपने अपनी मास्टर्स में मेहनत करी, एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम विच इज यूजीसी नेट एग्जाम। तो क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि अगर आप एफर्ट डालोगे, अगर आप मेहनत करोगे, तो आप अपने उस ड्रीम को, उस गोल को, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के हासिल कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। सो दैट इज व्हाट मोटिवेशन इज ऑल अबाउट, ठीक है? अब इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाता है मोटिव का, कि मोटिवेशन से पहले मोटिव होना जरूरी है, इंटेंशन होना जरूरी है। वो क्या होता है? एनी आइडिया, नीड और इमोशन दैट प्रॉम्प्ट्स अ मैन टू एक्शन। इट कैन बी नोन बाय स्टडीइंग हिज नीड्स एंड डिजायर्स। अब आपकी नीड्स एंड डिजायर्स को समझ के, पहचान के, उस पे काम किया जा सकता है, उस पे एफर्ट लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी नीड को समझा कि यार मैं कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं, मैं शायद लोगों को पढ़ा के बहुत सेटिस्फाइड फील करता हूं, बहुत कंफर्टेबल फील करता हूं, इसलिए मेरे अंदर ये मोटिवेशन है कि यार मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और स्टूडेंट्स को गाइड करना है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज द ब्रॉड आइडिया ऑफ मोटिवेशन, ठीक है? किसी और चीज की भी मोटिवेशन हो तो वो भी आप आगे बढ़ के मेहनत कर सकते हो, क्रिकेटर बनना हो, डांसर बनना हो, व्हाट एवर इट इज, नॉट नेसेसरली असिस्टेंट प्रोफेसर, व्हाट एवर इट इज, ठीक है? बट मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अब हम पहले मॉडल के ऊपर बढ़ेंगे। मास्लो नीड हायरार्की मॉडल बहुत ही बेसिक, बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ मॉडल है, ठीक है? अब इसने बेसिकली क्या किया, अब्राहम मास्लो जी ने 5 हायरार्की ऑफ नीड्स हमें दी, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज इंसान को मोटिवेट करती है। और यहां पे इन्होंने बहुत क्लियरली और स्पेसिफिकली कह दिया कि यार देखो, पहले नीचे वाली नीड, लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई होनी जरूरी है, उसके बाद ही इंसान टॉप लेवल नीड पे पहुंच सकता है, ठीक है? तो ये नीड्स के बारे में जानते हैं। पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल मतलब जो बेसिक नीड्स होती है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की, ठीक है? उनको हम फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। सबसे पहले आपको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। भाई देखो, अगर रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, उस टाइम पे आपको नहीं फीलिंग आती कि यार मैं दोस्ती बनाऊं या मैं बहुत ज्यादा अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊं। सबसे पहले इंसान क्या खोजता है कि यार उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है? एक बार वो सेटिस्फाई हो गई, यू मूव टुवर्ड्स सेफ्टी नीड। सेफ्टी मतलब जॉब सिक्योरिटी। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक बार जॉब लग गई तो 65 साल तक छुट्टी, उसके पहले तो हम नहीं निकाले जा सकते। और सिर्फ यही एक रीजन है कि वो इतना कैजुअली काम करते हैं, इतना केयरफ्री होकर काम करते हैं। हम जब किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, हम जब लोगों को काम करते नहीं देखते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। बट समहाउ वहां पे जाने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बात कर लो, आरबीआई के बारे में बात कर लो, सेबी के बारे में बात कर लो, इवन बैंक पीओ की पोजीशन के बारे में बात कर लो, तो 15 लाख से भी ज्यादा लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है? तो क्यों कर रहे हैं ये लोग? बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि यार सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी नीड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है? सो दैट वाज द सेकंड लीड गिवन बाय मास्लो। थर्ड लीड है सोशल नीड। भाई मान लो सोशल एनिमल, आप अकेले तो नहीं रह सकते,
बहुत कम लोग हैं, 4 से 5% लोग ऐसे होंगे जिनको अकेले में मजा आता होगा, वरना जनरली लोग लोगों से घिरे होना पसंद करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ रहना पसंद करते हैं, या अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं, डिस्कशन करना पसंद करते हैं। सो दोज आर द सोशल नीड्स। ये बेसिकली आपकी एफिलिएशन नीड्स को फुलफिल करने का काम करता है कि आप लोगों के साथ एफिलिएटेड होना चाहते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज योर एस्टीम नीड्स। आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ी होती है, जिसको कई बार आप ईगो भी कह देते हैं, एरोगेंस भी कह देते हैं। तो जैसे जैसे आप एक पोजीशन पे बढ़ते जाते हो, आपको होता है कि यार मेरे को एक पोजीशन हासिल करनी है, मेरे को एक प्राइड हासिल करना है, एंड देयरफॉर आप अपनी एस्टीम नीड के पीछे भागते हो, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यार पोजीशन और पावर के साथ साथ इंसान का जो गुरूर होता है, प्राइड होता है, वो भी बढ़ता जाता है। तो अगर हिंदी के टर्म्स में बात करूं, बहुत ही ब्लंट होकर बात करूं, तो एस्टीम नीड्स इज नथिंग बट योर ईगो एंड योर एलिमेंट्स वेयर यू फील प्राउड ऑफ, ठीक है, जिसमें आप प्राउड फील करते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो बेसिकली ये होता है कि जो मुकाम आप हासिल करने की काबिलियत रखते हो, कैपेबिलिटीज रखते हो, ठीक है, आपको वहां पे पहुंचना है, एंड इसलिए आप मेहनत करते हो, इसलिए आप एफर्ट्स डालते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन जो एग्जाम देते होंगे और उनका जेआरएफ नहीं हो पाता होगा, किसी वजह से उनका नेट क्वालिफाई होता है, बट उनको पता है, उनके दिमाग में एक क्लैरिटी है कि यार हमारी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ना, वो तभी फुलफिल होगी जब हम जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। उसी में कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके दिमाग में होता है कि नहीं यार, मेरा जेआरएफ से भी पेट नहीं भरने वाला, मुझे तो भाई क्या करना है, मुझे रैंक लानी है, ठीक है, मैं जेआरएफ से भी खुश नहीं होने वाला, जितनी मेरी कैपेबिलिटीज है मेरी रैंक आनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपनी परसेंटाइल को इंप्रूव करने का काम करते हैं, ठीक है। सो दीज आर गोइंग टू बी योर 5 हायरार्की नीड्स। अब मास्लो हायरार्की नीड में एक ही प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि वो ये कहते थे कि भाई आपको पहले लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई करनी, देन आपको ऊपर, ठीक है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी बेसिक नीड, लेट्स से मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत वेल ऑफ है, बहुत अच्छा पैसा है उनके पास, तो मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स तो पहले ही फुलफिल हो चुकी है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करूंगा एंड तब मैं ऊपर मूव करूंगा। आई माइट डायरेक्टली गो टू द सोशल नीड, आई माइट डायरेक्टली गो टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये एक लिमिटेशन है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की, या फिर क्रिटिसिज्म भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई। तो ये हमारी पहली थ्योरी, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द सेकंड थ्योरी, दैट इज बाय हर्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी। हर्जबर्ग थ्योरी है जिसको हम मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। Now why are we saying this? Because इन्होंने ये कहा कि भाई जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी इंटायर मोटिवेशन थ्योरी है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन पार्ट इज नोन एज मेंटेनेंस फैक्टर और हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो एक तरफ हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर्स हो गए, दूसरी तरफ मोटिवेशन फैक्टर्स हो गए। अगर हाइजीन या फिर मेंटेनेंस फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, सो इट इज गोइंग टू बी आइदर नो डिससैटिस्फैक्शन या डिससैटिस्फैक्शन। क्या मतलब है इसका, कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाइजीन फैक्टर्स नहीं होंगे, इफ दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर, देन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, डिससैटिस्फैक्शन। लोग डिससैटिस्फाइड होंगे कि भाई तो बेसिक फैक्टर्स जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन्ड नहीं है। अगर ये होंगे तो क्या होगा, नो डिससैटिस्फैक्शन। अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में समझाऊं, कुछ ऐसे बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते, ठीक है, बट अगर वो नहीं होते हैं तो आप डिससैटिस्फाइड होते हो कि यार ये तो बेसिक पानी की फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड कर रखी, या बेसिक वर्क एनवायरनमेंट भी नहीं प्रोवाइड कर रखा। आप कहते हो ना कि यार इतनी बेसिक फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो बेसिक से बेसिक आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यार क्लीननेस होना चाहिए। हॉस्पिटल में क्लीननेस नहीं होगा तो भाई कहां होगा, ठीक है। सो वो बेसिकली आपके मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मोटिवेटिंग फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन, और अगर नहीं प्रेजेंट होते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी नो सैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगी, नो सैटिस्फैक्शन, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे। मेंटेनेंस फैक्टर्स के अंदर कंपनी पॉलिसी हो गई, टेक्निकल सुपरविजन हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया लोगों के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस। बेसिक फैक्टर्स हो गए जो एक कंपनी पे होते ही होते हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, अचीवमेंट। आप कुछ अचीव करते हो, लेट्स से आपने कुछ पोजीशन अचीव कर ली, एडवांसमेंट, आपकी जॉब को और कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और चैलेंजिंग बनाया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, आपको बाहर भेजा जा रहा है वैकेशंस पे, आउटसाइड इंडिया भेजा जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, काम इतना चैलेंजिंग है कि वो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम टफ होता जा रहा है, हमें और डिफिकल्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो हमें बनाने पड़ते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर टू कैटेगरीज ऑफ हाइजीन एज वेल एज मोटिवेटिंग फैक्टर्स। आई होप दीज आर क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है।
कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नाउ वी मूव टू द थर्ड थ्योरी। नाउ द थर्ड थ्योरी इज मैग्लोवर थ्योरी, एक्स एंड थ्योरी वन। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थर्ड थ्योरी है मैग्लोवर की, डगलस एंड मेंडल की थ्योरी है थ्योरी वाई, जहां पर उन्होंने कहा कि यार दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। ठीक है, होते तो बहुत तरीके के, ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर लोगों को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक उन्होंने कह दिया भाई थ्योरी एक्स, और दूसरा कह दिया उन्होंने थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स वाले लोग कौन से होते हैं? जो लेजी होते हैं। ठीक है, जिनको सुपरवाइज करना पड़ता है, जिनको पुश करना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। भाई धक्का मार के गिरा मत देना, मतलब कहने का क्या मतलब है कि उनको पुश करना पड़ता है ताकि वो एफर्ट्स करें, लगातार मॉनिटर करना पड़ता है, लगातार सुपरवाइज करना पड़ता है। वेरएस दूसरे टाइप के लोग होते हैं थ्योरी वाई, जो बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, इनिशिएटिव खुद ले लेते हैं। ठीक है, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती उनके पीछे, सेल्फ ड्रिवन होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी सेल्फ ड्रिवन, उनको पुश करने की जरूरत नहीं होती है, उनको पता है कि उनको ये काम करना है, तो वो एंथुसियास्टिकली उस काम को कर लेते हैं। ठीक है, अब आप आइडेंटिफाई कर लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, दैट आई गिव इट टू यू। ठीक है, अब इससे होता क्या है, तो जो थ्योरी एक्स वाले लोग हैं उनको पनिशमेंट देनी पड़ती है, हमें उन्हें पुश करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू मैनेज। भाई अगर आप खुद से काम नहीं करोगे तो आपको धक्का देना पड़ेगा ना, आपके लिए पनिशमेंट रखनी पड़ेगी। और अगर आप खुद से काम कर लोगे, खुद से टाइम पे काम कर लोगे, उठोगे, ठीक है, तो आपको धक्का नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़ते नहीं थे। ठीक है, बचपन में उनको पढ़ने का मन नहीं करता था। ठीक है, तो उनके लिए क्या करते थे उनके पेरेंट्स? ठीक है, कि उनको ये कह देते थे कि भाई देखो अगर अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू ब्रिंग गुड मार्क्स, ठीक है, तो तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर अच्छे मार्क्स लेके नहीं आओगे तो तुम्हारा खेलना बंद कर देंगे, तुम्हारी टीवी बंद कर देंगे। ठीक है, वेरएस दूसरे तरीके के लोग थे जो अपने आप पढ़ लेते थे, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी, ना उनको पुश करने की जरूरत पड़ती थी और ना ही उनको पनिशमेंट देने की जरूरत पड़ती थी। सो दोज वर द पीपल हु बिलोंग टू थ्योरी वाई। ठीक है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई क्लियर हो गया, इतना ही है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं। ठीक है, अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं थ्योरी वाई के बारे में। दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट पीपल आर नॉट अनरियलाइजेबल, ठीक है, लेजी बाय नेचर, मतलब लोग लेजी नहीं। इफ दे आर प्रॉपर्ली मोटिवेटेड दे कैन रियली बी क्रिएटिव। द मेन टास्क फॉर मैनेजमेंट इज टू अनलीश द पोटेंशियल इन द यूनिवर्स। भाई वो लोग जो ऑलरेडी मोटिवेटेड, ऑलरेडी एंथुसियास्टिक, उनको सिर्फ हल्का सा गाइडेंस देने की जरूरत पड़ती है और वो वंडर्स कर जाते हैं। और ये हर जगह होता है, ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टूडेंट के साथ भी ऐसे ही होता है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मुझे पुश करना पड़ता है। जैसे मैं उनके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता हूँ कि भाई टाइम मत वेस्ट करो, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, फॉर्म का इंतजार मत करो, पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर पता है कि डेट्स निकल चुकी हैं जून 2023 की, तो एग्जाम होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। दूसरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मुझे पहले से कॉल करके कहते हैं एग्जाम खत्म होते हैं कि सर एग्जाम खत्म हो गया, हमें पीएचडी में एडमिशन लेना है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, सर उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बता दीजिए। तो आई एम सीइंग द अप्रोच इन डिफरेंस इन अप्रोच। एक वो स्टूडेंट है जो मुझे पुश कर रहा है कि सर पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वीडियो बना दो। दूसरी तरफ मैं स्टूडेंट को पुश कर रहा हूं कि भाई टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, दैट इज विलियम आउचीज थ्योरी जेड। थ्योरी जेड बेसिकली जापानीज मॉडल से ली गई है। जापान में बहुत ही अच्छा कल्चर होता है जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया जाता है, वेलबींग को प्रमोट किया जाता है, हैप्पीनेस को प्रमोट किया जाता है, और लोग एक दूसरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी चीजें नहीं एग्जिस्ट करती वहां। ठीक है, मेन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रस्ट होता है वहां पे, सब्टिलिटी होती है, सब्टिलिटी हम कहते हैं काइंडनेस। ठीक है, इंटीमेसी होती है, मतलब आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। स्कूल में याद है अगर आपकी किसी से लड़ाई भी हो जाती थी, आपकी क्लास में कोई बच्चा होता था, तो उसके बाद बहुत अच्छी बॉन्ड थी। अगर सुबह लड़ाई करी तो लंच तक लड़ाई खत्म भी हो जाती थी, किसी के दिमाग में कुछ नहीं होता। ठीक है, कॉलेज में क्या होता है, एक बार किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई, कोई लड़ाई हो गई, तो वो पूरी कॉलेज चलती, हो सकता है आप आपस में बात भी ना करते। ठीक है, सो दैट डजंट एग्जिस्ट व्हेन इट कम्स टू विलियम आउचीज जेड थ्योरी। वो कहते हैं कि भाई जियो और जीरो दो, सिंपल सा फॉर्मूला है उनका, सिंपल सा फंडा है जो आप विलियम आउचीज के थ्योरी जेड मॉडल में लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज दैट, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता दूं, इट्स अ थ्योरी पेपर, इट्स अ ऑब्जेक्टिव पेपर, सॉरी, तो आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि वो मोटिवेशनल थ्योरी कह क्या रही है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अननेसेसरी डीप में घुसते हैं, ठीक है, अननेसेसरी डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स में जाते हैं, दे एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। 3 महीने का समय है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो
कोशिश करो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, बट बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की कोशिश मत करो। बहुत ज्यादा घुसोगे वो भी टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर से पढ़ोगे वहां भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आई होप विलियम आउची इज एक्चुअली सेड। नेक्स्ट इज विक्टर ब्रूक्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो एक वर्ड से निकल के आई है जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन। हम सब लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो यहां भी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात हो रही है। लेट्स सी ये थ्योरी क्या है। ये थ्योरी जो है वो तीन एलिमेंट्स के ऊपर बिल्ट है। वन इज बैलेंस, वन इज इंस्ट्रूमेंटालिटी, ओके, एंड द थर्ड वन इज एक्सपेक्टेंस। अब यहां पे मतलब क्या है प्लीज समझिए। एक इंसान ये एक्सपेक्टेशन करता है कि अगर वो एफर्ट्स डालेगा, ठीक है, अगर वो एफर्ट्स डालेगा तो उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज ही बिलीव्स कि जो एफर्ट्स हैं दे आर लिंक्ड टू आउटकम्स। ठीक है, एफर्ट जो है वो आउटकम से लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके दिमाग में ये होगा कि अगर हम ज्यादा देर पढ़ेंगे, ठीक है, इफ वी स्टडी मोर, अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम? वी विल बी एबल टू क्लियर नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट हम क्लियर करते हैं, और अगर हम नेट का रिजल्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटालिटी का कंसेप्ट है, क्योंकि लिंकेज है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपस में जो लिंक किए हुए हैं, तो अगर नेट का रिजल्ट अच्छा आएगा तो प्रोबेबली हमें जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जॉब मिल जाएगी तो हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, हमारा अच्छा नाम होगा मार्केट के अंदर, हमारे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ, और बहुत सारी अदर बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। तो ये जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड कह लीजिए आप, जॉब कह लीजिए, ये आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और इस इंपॉर्टेंस को हम कहते हैं बैलेंस। मतलब पहले आपने एफर्ट डाला एक्सपेक्टेशन करते हुए कि यार मुझे एक आउटकम मिलेगा, वो आउटकम जो है वो डायरेक्टली रिवॉर्ड से लिंक्ड है। ठीक है, रिवॉर्ड यहां पे कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकता है, सैलरी हो सकती है, व्हाटएवर इट इज। और जो वो रिवॉर्ड है दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन योर लाइफ, एंड देयरफॉर यू आर पुटिंग द एफर्ट्स। इस रिवॉर्ड की वजह से आप मेहनत करने की कोशिश कर, वरना कोई क्यों मेहनत करेगा? आप खुद सोचो, अगर आपको ऐसा लगे कि यार हम एफर्ट मारे और रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, रिवॉर्ड तो मिलेगा नहीं, तो क्या आप मेहनत करोगे? नहीं करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार हमारे पापा के पास तो बहुत पैसा है, अगर कुछ नहीं हुआ जीवन में तो एक काम करेंगे, पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जनरली ऐसा देखा गया है बेस्ड ऑन दिस थ्योरी कि वो लोग एफर्ट कम मारते हैं, वो लोग कम मेहनत करते हैं इन देयर लाइफ, इन देयर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, दैट इज विक्टर ब्रूक्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, आई होप इट्स फेयर। ठीक है, एक और थ्योरी पढ़ते हैं, इक्विटी थ्योरी, वेरी वेरी रियलिस्टिक। आज के टाइम में ये थ्योरी बहुत रेलेवेंट है, पहले के टाइम में नहीं थी। पहले के टाइम में क्यों रेलेवेंट नहीं थी? क्योंकि लोग कंपैरिजन कम करते थे। ठीक है, लोगों का ध्यान इस चीज पे कम होता था कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, वो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। आजकल इट्स अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप दिन में भी नोटिस करोगे कि कितने घंटे आप सोशल मीडिया पे बिताते हो, तो यू विल रियलाइज कि कम से कम एक नॉर्मल इंसान आज 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहा है, या फिर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके चीजों को स्क्रॉल कर रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो बेसिक इक्विटी थ्योरी का पैरामीटर क्या है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस को दूसरे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा है, अपने एफर्ट्स को दूसरे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा है, एंड उसके बेसिस पे मोटिवेटेड या डिमोटिवेटेड हो रहा है। नाउ आई लीव इट टू यू कि आप कैसा जजमेंट बनाते हैं, बट थ्योरी बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रही है, मेंबर्स of an organization experience strong expectation of justice, balance and fairness in treatment by the organization. ठीक है, मतलब एक एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप इनपुट दे रहे हो, लेट्स से आप 5 घंटे का इनपुट दे रहे हो और आपको 5,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, पड़ोसी आपका, आपको कोई कलीग है, वो 5 घंटे का काम कर रहा है और उसको 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, तो एम्प्लॉय सोच के चलता है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एडवर्सिटी है, और उसके मोटिवेशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वो मेहनत करना कम कर देता है कि यार मैं क्यों मेहनत करूं, सामने वाले भी 5 घंटे काम कर रहा है लेकिन 10,000 रुपए सैलरी ले रहा है, मैं 5 घंटे काम कर रहा हूं लेकिन मुझे 5,000 रुपए सैलरी मिल रही है। ठीक है, सो देयर इज अ एलिमेंट ऑफ इनहेरेंट कंपैरिजन, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड या मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, क्या सिचुएशन हो सकती है इसके अंदर, एक बार देखते हैं। बता दूं ये जो थ्योरी है ये जेएस एडम्स, जेम्स स्टेसी एडम्स ने दी थी, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो नाम भी याद रखिएगा, प्लीज भूल मत जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, एक इंडिविजुअल क्या करेगा, अपने आउटपुट्स और इनपुट्स को दूसरे के आउटपुट और इनपुट से कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर ये इक्वल है वेल एंड गुड। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है, किसी भी साइड होते हैं, ठीक है, चाहे वो इस साइड ज्यादा हो जाए या इस साइड ज्यादा हो जाए, इट इज गोइंग टू बी अ सिचुएशन ऑफ इनइक्विटी। इनइक्विटी की सिचुएशन होगी, एंड
ही इज गोइंग टू रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। अगर उसको लगता है कि यार मेरे को तो फायदा हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर इंडिविजुअल की साइड ये डायग्राम क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब मैं मेरे को तो फायदा हो रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू माई कलीग, ठीक है, उस सिचुएशन में हो सकता है वो चुप रह जाए, कुछ भी ना बोले, ठीक है। वेयर एज अगर उसके कलीग को फायदा हो रहा है, लेट्स से ये वाली सिचुएशन देखे जहां पे आउटपुट दूसरों का ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि इंप्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन हो जाए कि मेरे कलीग को ज्यादा पैसा मिल रहा है, या मेरे कलीग का जो आउटपुट टू इनपुट रेशियो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मी, एंड देयरफॉर आई एम गेटिंग डिससेटिस्फाइड। हो सकता है वो काम करना बंद कर दे, हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए, रिजाइन कर, ठीक है। सो दीज थिंग्स कैन हैपन इन केस ऑफ इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है, जितने भी थ्योरीज हमने पढ़ी आई होप सारी क्लियर हो गई। कहीं भी कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। जो सरप्राइज क्या है कि क्योंकि मोटिवेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन सब आते हैं, so what I have done, I have created your favorite assertion and reasoning question. assertion and reasoning questions मैं लेके आया हूं, जिसको अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे कमेंट में जवाब देते रहिए, ठीक है। खुद की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करिए कि क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल फॉर मोटिवेटर्स, ठीक है, बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल चीजें हैं फॉर द मोटिवेशन, ठीक है। रीजनिंग क्या गिवन है, मास्लोज थ्योरी सजेस्ट दैट फिजियोलॉजिकल नीड्स सच एज फूड, वाटर, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं, आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। सिंपल सी बात है जो अभी हमने डिस्कस करी कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, क्या उस समय मैं फिलोसफी करूंगा, क्या उस समय मैं ज्ञान की बातें करूंगा, क्या उस समय मैं एस्टीम के बारे में बात करूंगा? द आंसर इज नो। सबसे पहले आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होने चाहिए, उसके बाद आप जाके कुछ भी ज्ञान दीजिए, कुछ भी फिलोसफी करिए, किसी भी चीज पे फोकस करिए, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर सेकेंडरी, ठीक है, जब तक आपकी ये प्राइमरी चीजें फुलफिल नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। Both assertion and reasoning are correct and R is the correct explanation. Both assertion and reasoning are correct and R is not the correct explanation. Both assertion and reasoning are incorrect. Assertion is correct and reasoning is incorrect. तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, प्लीज जल्दी से जवाब देना शुरू कर दीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन द आंसर इज गोइंग टू बी ए। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और रीजनिंग बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई बेसिक फाउंडेशन है ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ठीक है, दीज आर द वेरी बेसिक फाउंडेशन फॉर ह्यूमन मोटिवेशन। आगे चलें, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट नाउ। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो हमने विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ी है उसके बारे में बात हो रही है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी स्टेट्स दैट मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल बिलीव्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। परफॉर्मेंस को आप आउटकम समझ सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था। रीजन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशन that their effort will lead to a desired performance or outcome which will result in the rewards or outcomes, ठीक है। तो बेसिकली कि आप जब एफर्ट मारोगे तो आपको एक परफॉर्मेंस अचीव होगी। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया कि आप पढ़ाई करोगे तो आपका नेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ अ रिजल्ट और रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ लेट्स से यू गेट योर रिक्रूटेड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट या फिर रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स, लेट मी सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। Both assertion and reasoning are correct and R is the correct explanation. Both assertion and reasoning are correct and R is not the correct explanation. Both assertion and reasoning are incorrect. Assertion is correct and reasoning is incorrect. जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है। Let me tell you that the correct answer is क्यों, ये बिल्कुल क्लियरली समझा रहा है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में जो एफर्ट होता है वो परफॉर्मेंस से लिंक होता है और जो परफॉर्मेंस होती है दे आर लिंक्ड टू द रिवॉर्ड्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द रीजनिंग इज आल्सो करेक्ट और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। आई नो कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, शायद अगर आपको ठीक से लेक्चर समझ में ना आया हो तो आपको ये क्वेश्चन चैलेंजिंग लगेंगे, वरना आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाओ। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आल्सो नोन एज हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी proposes that job satisfaction and job dissatisfaction are two separate and independent factors, ठीक है। दो फैक्टर्स के बारे में उन्होंने बात करी। रीजनिंग क्या दी है, according to two factor theory, factors that lead to job satisfaction, जो factors job satisfaction की तरफ ले जाते हैं are company policies, salary, interpersonal relation, are different from factors that lead to job dissatisfaction such as achievement, recognition and responsibility। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट आंसर कर पाएगा जिसने
ठीक से टू फैक्टर थ्योरी समझी है, अदरवाइज आपको ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन, और सच एज में लिखा हुआ है कंपनी पॉलिसी, सैलरी एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये तीन वो फैक्टर्स हैं विच आर नॉट द मोटिवेशन फैक्टर्स, विच आर द मेंटेनेंस एंड हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, वेयर एज जो फैक्टर जॉब डिससैटिस्फैक्शन लिखे हुए हैं वो आर लिखे हुए हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पांसिबिलिटी, दीज आर योर मोटिवेशन। ये आपके मोटिवेशन फैक्टर है। तो बेसिकली ये रिवर्स लिखा हुआ है, तो असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, बट द रीजन इज इनकरेक्ट एंड देयरफॉर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी इज गोइंग टू बिकम योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी हमारा सही आंसर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इक्विटी थ्योरी प्रपोजेस, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में बात हो रही है। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ ये थ्योरी किसने दी। Equity theory proposes that individuals are motivated when they perceive a fair balance between their inputs, inputs हो सकते हैं efforts और contribution, and outputs जो हो सकते हैं rewards और outcomes in comparison to others. ठीक है, reason क्या given है? Equity theory suggests that individuals compare their own ratio of inputs to outputs with the ratio of inputs to output of others, and therefore and their motivation is influenced by perception of fairness of all equity in these comparisons. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जहां पे आपसे कहा जा रहा है कि लोग इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे परसीव करते हैं अपनी मोटिवेशन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन समझ में आ गया, यू नो द आंसर, दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आपको समझाया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोग कंपैरिजन करके डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आज का लास्ट क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू डगलस मेंडल थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, एम्प्लॉइज इन द थ्योरी एक्स आर जनरली नॉट मोटिवेटेड एंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। ये आपका असर्शन है। रीजन क्या है? थ्योरी एक्स सजेस्ट दैट एम्प्लॉइज आर सेल्फ मोटिवेटेड, capable of self direction, while theory X proposes that employees are inherently lazy and need external control and डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन था स्पेसिफिकली ऑन डगलस मैग्रोर थ्योरी ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी है जहां पे हम मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। डगलस मैग्रोर ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी है। जब हम टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू फैक्टर्स। वन फैक्टर इज मोटिवेशनल फैक्टर, द अदर फैक्टर इज मेंटेनेंस फैक्टर। कई बार स्टूडेंट्स इंटरव्यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल को लेकर, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, चलिए जल्दी से इस सवाल का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मैं थोड़ा सा आपको कोशिश कर रहा हूं कि अभी से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं जो थोड़े से डिफिकल्ट नेचर के हों, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। अभी अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपको बाद में एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताओगे कि आपको सेशन कैसा लगा। कुछ फीडबैक है जिसके बेसिस पे हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, वी वुड लव टू डू दैट। ठीक है, ऑल्सो अगर कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं और हरनीत सर कवर करें, डू लेट अस नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ऑल्सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ये हमारा चैनल है जिसपे हम लगातार सेशंस ले रहे हैं, फ्री सेशंस ले रहे हैं, ताकि आपके सिलेबस को कंप्लीट करा पाए। साथ साथ एक और हमारा चैनल है, ठीक है, यूजीसी नेट बाय अनु जिंदल, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां पे हम टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज के बारे में बातचीत करते हैं और भी रेलेवेंट वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू पीएचडी एज वेल एज वेरियस नोटिफिकेशंस। तो प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द चैट। Okay, bye bye, keep preparing well.